हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। इस वीडियो में बात करेंगे कि आपको लॉ का पेपर कैसे लिखना है, भले ही वो सीए फाउंडेशन हो या फिर इंटर। इस वीडियो में मैंने डिटेल में कवर किया है कि कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं, कैसे आपने उनको एड्रेस करना है। आइए शुरू करते हैं। देखिए, अगर लॉ की पेपर की बात की जाए तो लॉ के पेपर में आपको 3 तरह के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। सर, पहला डायरेक्ट क्वेश्चन, जिससे आपके डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा, आगे हम बात करेंगे। दूसरा होता है सर डिस्टिंग्विश बेस्ड, और तीसरा होता है आपका केस बेस्ड। वन बाय वन हम इनको देखेंगे। देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे डायरेक्ट क्वेश्चन की। डायरेक्ट क्वेश्चन में आपसे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। अब जैसे एमटीबी में अभी अभी रिसेंटली आया था कि डिफाइन ओपीसी, दैट इज वन पर्सन कंपनी, एंड स्टेट द रूल रिगार्डिंग इट्स मेंबरशिप। कैन इट बी कन्वर्टेड इनटू नॉन प्रॉफिट कंपनी अंडर सेक्शन 8 और अ प्राइवेट कंपनी। ये आपसे क्वेश्चन पूछ लिया गया था। अब लिखना कैसे है सर? देखिए, डायरेक्टली लिखा हुआ है, कोई जैसे आपके स्टडी मटेरियल में लिखा है वैसे ही इसमें लिख दिया है। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। जैसे वन पर्सन कंपनी को इन्होंने डिफाइन किया, वन पर्सन कंपनी या कंपनी विच हैज़ ओनली वन पर्सन मेंबर, उसके रूल्स बता दिए, ये रूल्स लिखे हैं, ऐसे आपने लिख देना है भाई। ये आपका डायरेक्ट क्वेश्चन होता है। एक डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसा भी होता है कि आपको पहले केस बता दिया जाता है, ए पर्सन वांट्स टू कन्वर्ट इट्स कंपनी इनटू ओपीसी कंपनी, या फिर जैसे यहाँ पर मेंबरशिप, जैसे यहाँ पर आपका कहाँ है, नॉन प्रॉफिट कंपनी में कन्वर्ट करना चाहता है, ऐसे केस बना दिया जाएगा। एंड में लिख दिया जाएगा स्टेट द रूल्स रिगार्डिंग इट्स मेंबरशिप। ऐसे भी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, वो डायरेक्ट ही क्वेश्चन होते हैं। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे ऐसे सिंपली पूछ लिए जाते हैं, तो इसका आपने ध्यान रखना है। सर, सेकंड की बात करें, सेकंड होता है आपका डिस्टिंग्विश बेस्ड। डिस्टिंग्विश मतलब आपने डिफरेंस करना है। देखिए, डिस्टिंग्विश बेस आपके ना 2 तरह के क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में। एक होता है सर बेसिस ऑफ डिफरेंस वाइज, और दूसरा होता है पैराग्राफ वाइज। सर, इन दोनों में क्या डिफरेंस है? बेसिस ऑफ डिफरेंस में क्या होता है ना, आपके फॉर्मेट में आपने लिखना होता है। जैसे अभी एमटीबी में क्वेश्चन आया था, लिस्ट द डिफरेंस बिटवीन लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एंड द लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी। इन दोनों में आपने डिफरेंशिएट करना है। अब कैसे डिफरेंशिएट किया है इसमें ना, ये वर्टिकल लाइंस में आपने फॉर्मेट बनाकर बेसिस ऑफ डिफरेंस के बेस पर इनको डिफरेंशिएट करना है। सर, ये पता कैसे चलेगा कि वर्टिकल लाइंस में लिखना है? देखिए, सबसे बड़ी बात, आपके स्टडी मटेरियल में जैसे लिखा है आपने वैसे ही डिफरेंशिएशन करना है। ठीक है, अगर आपके स्टडी मटेरियल में वर्टिकल लाइंस लगाकर डिफरेंशिएशन किया है तो आपने वैसे ही करना है। अगर पैराग्राफ वाइज किया है तो आपने पैराग्राफ वाइज ही करना है। ओके। तो सर, पैराग्राफ वाइज में क्या होता है? जैसे देखिए, अभी मैंने आपका पूरा पूरा स्टडी मटेरियल देखा, बहुत कम क्वेश्चन ऐसे हैं जो पैराग्राफ वाइज हैं। मोस्टली सभी क्वेश्चन जो हैं वो आपके वर्टिकल लाइंस में ही डिफरेंशिएशन दे रखा है। लेकिन मैंने एक क्वेश्चन निकाला है पैराग्राफ वाइज का, जैसे सेल एंड कॉन्ट्रैक्ट फॉर वर्क एंड लेबर, ये आपका डिफरेंशिएशन दिया है पैराग्राफ वाइज। जैसे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स इज वन इन विच सम गुड्स आर सोल्ड और टू बी सोल्ड फॉर अ प्राइस, बट वेयर नो गुड्स आर सोल्ड एंड देयर इज ओनली अ डूइंग और अ रेंडरिंग ऑफ सम वर्क ऑफ लेबर, वो आपका क्या होता है सर? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ लेबर। ये छोटा सा डिफरेंस है, एक ही क्वेश्चन मुझे मिला, ऐसे क्वेश्चन और बहुत ही कम है। ज़्यादातर आपके क्वेश्चन ये बेसिस ऑफ डिफरेंस के बेसिस पे होते हैं, जो आपको वर्टिकल लाइंस में लिखने होते हैं। तो सर, जैसे आपके स्टडी मटेरियल में लिखा है आपने वैसे ही लिखना है, क्योंकि आपके जो एग्जामिनर होता है वो आपके सजेस्टेड आंसर से चेक करता है, और सजेस्टेड आंसर आपके स्टडी मटेरियल से प्रिपेयर किए जाते हैं। तो आपने ये ध्यान रखना है कि आपके स्टडी मटेरियल में कैसे लिखा है। तो थर्ड की अगर बात करें सर, थर्ड होता है आपका दैट इज केस बेस। ठीक है, केस बेस सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ज़्यादातर आपके एग्जाम में केस बेस क्वेश्चन ही आते हैं। तो पहले हम एक केस समझेंगे, फिर उसके रिगार्डिंग उस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है उसको देखेंगे। सर, इसमें क्या है कि मिस्टर वाई हैज़ गिवन अ लोन टू मिस्टर जी ऑफ ₹30 लाख। ओके सर, मिस्टर वाई ने मिस्टर जी को 30 लाख का लोन दिया है। मिस्टर जी डिफॉल्टेड द लोन ऑन अ ड्यू डेट एंड डेट बिकम टाइम बार्ड। ओके सर, मिस्टर जी ने डिफ़ॉल्ट कर दिया लोन देने को, और उसकी ड्यू डेट निकल गई और डेट हो गया टाइम बार्ड। भाई, अब उसकी लिमिट ख़त्म हो गई। अब चाहे भले ही जी उसको ना दे तो वो मिस्टर वाई उसको लाइबल नहीं कर सकता। ठीक है, क्योंकि वो टाइम बार्ड हो गया है। आगे क्या बोल रहा है? आफ्टर द टाइम बार्ड डेट, ओके, मिस्टर जी अग्री टू सेटल द फुल अमाउंट टू मिस्टर वाई। ओके भाई, मिस्टर जी कितना भला आदमी है, बोला है कि डेट भले ही टाइम बार्ड हो गया है, मैं अब फुल अमाउंट सेटल करने को तैयार हूँ। किसको? मिस्टर वाई को। ठीक है, तो इसके बाद आपके दिमाग में आ गया होगा कि ये एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन टू द कंसिडरेशन, आपका सेक्शन 25 में जो प्रोविजन है। कैसे? क्योंकि पहले वाला जो आपका कॉन्ट्रैक्ट था वो तो अब टाइम बार्ड हो गया, ख़त्म हो गया। अब मिस्टर जी ने क्या किया? मिस्टर जी ने भाई दिया प्रॉमिस। ओके, पहली कंसिडरेशन, आपको पता है कंसिडरेशन में प्रॉमिस भी हो सकता है, लेकिन क्या मिस्टर वाई दे रहा है कुछ? भाई, मिस्टर वाई तो कुछ भी नहीं दे रहा, तो ये क्रॉस कंसिडरेशन तो नहीं है, दोनों तरफ से नहीं कंसिडरेशन आ रही।
लेकिन ये फिर भी कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा सर, वैलिड होगा ड्यू टू सेक्शन 25 सबसेक्शन 3, ठीक है, क्योंकि उसमें टाइम बार डेट की लिखा हुआ है कि भले टाइम बार डेट में एक तरफ से आपकी कंसिडरेशन ना हो तभी कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होगा। पहली, वेदर एक्सेप्टेंस ऑफ टाइम बार डेट कॉन्ट्रैक्ट इज इन्फोर्सेबल एज पर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, वही बात की है। इन्फोर्सेबिलिटी पूछ रहा है, वैलिडिटी पूछ रहा है, आपने वैलिडिटी बतानी है। आइए हम बताते हैं। अब क्वेश्चन तो पढ़ लिया भाई, इसको आंसर कैसे करना है उसके बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। देखिए इस क्वेश्चन को आपने ना 4 पार्ट्स में एड्रेस करना है, 4 पार्ट्स में आपने आंसर लिखना है। सर पहला होगा फैक्ट्स, जिसमें आपके क्वेश्चन में आपने जो जो पढ़ा वो आपने लिखना है। दूसरा सर प्रोविजन होगा कि उस क्वेश्चन में किस एक्ट में किस प्रोविजन के साथ वो मिलता है वो आपने लिखना है। सर थर्ड आपका एनालिसिस होगा कि फैक्ट्स और प्रोविजन को मिलाकर आपका एनालिसिस क्या बनता है, और एनालिसिस होने के बाद आप कंक्लूजन बताओगे कि एंड में कंक्लूजन क्या निकलता है, ठीक है। अब सबसे पहले आपने क्या करना है, क्वेश्चन आपने पढ़ लिया, उसके इमीडिएट आपने फैक्ट्स लिखने हैं। तो सर लिख दो फैक्ट्स, मिस्टर वाई गिवन लोन टू मिस्टर जी 30 लाख, मिस्टर जी डिफॉल्टेड, रिपे द लोन एंड डेट बिकम टाइम बार्ड, आफ्टर द टाइम बार्ड डेट मिस्टर जी एग्री टू सेटल द फुल अमाउंट। आपने 1 मिनट से ज़्यादा समय नहीं लेना है, क्योंकि फैक्ट्स के कोई नंबर नहीं मिलते आपको, सीधी सी मैं बात बताता हूँ आपको, ठीक है। फैक्ट्स पर आपने 1 मिनट से ज़्यादा आपने समय बिल्कुल भी नहीं देना है। अब बात करते हैं सर प्रोविजन की। देखिए जैसे अगर आप क्वेश्चन पढ़ें तो आपको क्वेश्चन पढ़ते टाइम ही पता चल जाएगा ये किस प्रोविजन का क्वेश्चन है। जैसे टाइम बार्ड लिखा है, इन्फोर्सिबिलिटी पूछ रहा है, तो मुझे तभी पता चल गया ये सेक्शन 23 सबसेक्शन 3 से आया है। तो आपने कैसे लिखना है प्रोविजन में, देखिए आपने शुरू करना है एज पर द सेक्शन 25 सबसेक्शन 3 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, आपने ऐसे लिखना है। सर आपने सेक्शन तभी लिखनी है अगर आप डैम श्योर हो। अगर आपको श्योरिटी नहीं है कि ये किस सेक्शन का है तो आपने सेक्शन नहीं लिखनी। अगर आपने सेक्शन 25 सबसेक्शन 4 भी लिख दी ना तो ये आपका क्वेश्चन पूरा का पूरा गलत हो जाएगा। बिलीव मी, आपको 0 मार्क्स मिलेंगे, कुछ नहीं मिलेगा आपको, भले ही आप कितना सजा लो प्रोविजन में, एनालिसिस में, कंक्लूजन में, आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। तो ये बहुत बड़ी बात होती है। सेक्शन आपने तभी कोट करना है अगर आप डैम श्योर हो। सर अगर सेक्शन दिमाग में नहीं आ रही तो इसको मारो गोली। आपने क्या करना है, एज पर द रेलेवेंट प्रोविजन ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 ऐसे घुमा देना है, ठीक है, सेफर साइड चलना है, एज पर द रेलेवेंट प्रोविजन ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। उसके बाद क्या लिखना है, अगर आपको पूरी की पूरी प्रोविजन याद है तो आपने वैसे के वैसे लिखना है। वेयर अ प्रॉमिस इन राइटिंग साइंड बाय अ पर्सन मेकिंग इट ऑथराइज्ड एजेंट is made to pay a debt barred by limitation is a valid without consideration, आपने ऐसे लिखना है। सर अगर पूरा याद नहीं आ रहा तो भाई आप कीवर्ड्स उठाइए, आप अपनी जनरल लैंग्वेज में लिखिए, बस इतना याद हो कि कीवर्ड जैसे बार्ड बाय लिमिटेशन, विदाउट कंसिडरेशन, ठीक है ना, प्रॉमिस राइट साइंड बाय अ पर्सन, ऐसे जो कीवर्ड्स हैं ये आपको याद होने चाहिए, आप वैसे ही लिख सकते हो। बस इतना याद रखना कि अगर आपकी प्रोविजन है वो नेगेटिव वे में लिखी है तो आपने नेगेटिव वे में ही अपनी जनरल लैंग्वेज में लिखना है। अब बात करते हैं सर एनालिसिस की। एनालिसिस में आपने फैक्ट्स को उठाना है सर, प्रोविजन में उठाना है, इन दोनों को मर्ज कर देना है, ये बन जाएगा आपका एनालिसिस। शुरू कैसे करना है, शुरू हमेशा ऐसे करना है, इन द गिवन केस, हर एक क्वेश्चन में ऐसे ही शुरू करना है, इन द गिवन केस द लोन रुपी 30 लाख। अब जैसे देखिए 30 लाख, इसमें 30 लाख मेंशन किया है, जो भी आपके क्वेश्चन में फैक्ट होंगे, जैसे फैक्ट देखिए 30 लाख वो आपने यहाँ मेंशन करने हैं, पार्टीज के नाम होंगे वो आपने यहाँ मेंशन करने हैं, जैसे मिस्टर वाई था, मिस्टर जी था, ये ज़रूर मेंशन करने हैं। इसके बिना एनालिसिस के आपको नंबर नहीं मिलेंगे। जो भी आपका फैक्ट्स लिखा है, फिगर हैं, उसको मेंशन कीजिए, पार्टीज का नाम मेंशन कीजिए, इससे आपका क्वेश्चन और बढ़ेगा। द लोन रुपी 30 लाख इज गिवन बाय मिस्टर वाई टू मिस्टर जी हैज बिकम टाइम बार्ड, ओके पता ही हमें। देयर आफ्टर मिस्टर जी एग्री टू मेक द फुल पेमेंट टू मिस्टर वाई, रेफरिंग द अबव प्रोविजन ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट 1872 कॉन्ट्रैक्ट एंटर्ड बिटवीन द पार्टीज पोस्ट टाइम बार्ड इज वैलिड, ओके वैलिड है भाई। एनालिसिस में आपने ऐसे ही लिखना है। क्या सर फैक्ट्स लिखने हैं, पार्टीज के नाम लिखने हैं, ये ज़रूरी है। अब बात करते हैं सर कंक्लूजन की। देखिए कंक्लूजन शुरू करने से पहले आपने एक लाइन ज़रूर लिखनी है, वो क्या है, इन द लाइट ऑफ अबव प्रोविजन एंड रिलेटेड फैक्ट्स। कोई भी क्वेश्चन हो आपने ये लाइन लिखनी ही लिखनी है। इन द लाइट ऑफ अबव प्रोविजन एंड रिलेटेड फैक्ट्स, मिस्टर जी, जिस बंदे ने लोन लिया था अब वो रिपे करेगा, मिस्टर जी इज बाउंड टू पे द अग्रीड अमाउंट टू मिस्टर वाई प्रोवाइडेड द अबव मेंशन्ड कंडीशन ऑफ सेक्शन 25 सबसेक्शन 3 आर फुलफिल्ड। तो ऐसे आपने भाई ये 4 पार्ट्स में इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन आएगा आपको, आपने इमीडिएटली फैक्ट्स लिखने हैं, प्रोविजन लिखना है, एनालिसिस करना है, कंक्लूजन लिखना है। तो ये था दोस्तों कंप्लीट क्वेश्चन। एनालिसिस में मैं एक बात भूल गया भाई, वो क्या था कि आपने केस लॉ को जरूर मेंशन करना है। अगर आपका क्वेश्चन किसी भी केस लॉ को रेफर करता है तो आपने उस केस लॉ को जरूर मेंशन करना है, अगर आपको उसका नाम याद है, अदरवाइज इसको अवॉइड कीजिए, ठीक है।
तो ऐसे आपने क्वेश्चन 4 पार्ट्स में करना है, फैक्ट्स में, प्रोविजन में, एनालिसिस में, कंक्लूजन में, और बाकी मैंने जो आपको क्वेश्चन आते हैं किस टाइप के, दैट इज़ योर आपका डायरेक्ट, डिस्टिंग्विश बेस और केस बेस, मैंने आपको बता दिया। तो दैट्स इट, ये था कंप्लीट वीडियो। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ भाई, अगर आपके जून 2024 में सीए फाउंडेशन के एग्जाम हैं तो अकाउंट्स का मैंने एबीसी एनालिसिस बनाया है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर देख लेना। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्टे ट्यून्ड फॉर मोर वीडियोस।